हाँ, एक कंडीशन होता है, अगर तुम किसी को एस्केप वेलोसिटी से फेंक दो किसी भी चीज को या पत्थर को, तो दोबारा धरती पे लौट के नहीं आएगा, यानी अर्थ पे दोबारा नहीं लौटेगा। ये खास बात है। एस्केप वेलोसिटी कितनी होती है? एस्केप वेलोसिटी होती है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। अगर एस्केप वेलोसिटी यानी 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से अगर किसी भी वस्तु को हम यहां से फेंक दें तो कभी दोबारा लौट के अर्थ पे इसको नहीं आना है, क्योंकि ये स्पेस में पहुंच जाएगी वस्तु। बात समझ गए? तो इसके बारे में भी चर्चा करेंगे, लेकिन बाद के लेक्चर्स में करेंगे। अभी फिलहाल हमें जो करना है हम उसको करते हैं, ठीक है। दूसरी चीज, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ना है। दो सेलेसियल बॉडीज है तुम्हारे पास, दो सेलेसियल बॉडीज है। कौन सी? सेलेसियल। दो सेलेसियल बॉडीज हैं, एक का मास है मान लो m1 और दूसरे का m2। इनके बीच का डिस्टेंस है उसको कुछ मान लो, नॉर्मली डिस्टेंस को d और r मानते हैं। उसका रीजन क्या है तो बता दूंगा। इनके बीच का डिस्टेंस क्या है? r मान लो, ठीक है। या इसको भी स्मॉल m1 मान लो, इसको स्मॉल m, ज्यादा ठीक है, लिखने में आसानी होती है। चलो स्मॉल m लिखने में आसानी है, कैपिटल m थोड़ा सा। इनके बीच का डिस्टेंस क्या है? अब उनका यूनिवर्सल लॉ क्या है? उन्होंने कहा है जो दो सेलेसियल बॉडीज है ना, इनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क कर रहा है, काम कर रहा है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स इन दोनों सेलेसियल बॉडीज के मास के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होती है, यानी F इज प्रोपोर्शनल टू m1। दूसरा कंडीशन का क्या था? इन्होंने कहा कि इनके बीच में लगने वाला जो फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स, इनके बीच की डिस्टेंस जो है ना, उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, या इसको हम ऐसे बोल सकते हैं F इज प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, या बोल सकते हो F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, क्योंकि r क्या है? इनवर्स में है ना। जब इनवर्सली बोलोगे तो 1/r नहीं बोलना है, ठीक है। ये दो कंडीशंस इनके सामने आए, इन्होंने दोनों कंडीशंस को मिला दिया, इन्होंने दोनों कंडीशंस को मिला दिया फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अब दोनों कंडीशंस को जब मिला दोगे तो F इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन जब प्रोपोर्शनल का साइन यहां से हटाओगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा। तो कांस्टेंट होता है कैपिटल G m1 m2 अपॉन r। कैपिटल G क्या हो कहलाता है? हाँ भाई तुम बताओ, कैपिटल G क्या होता है? सर वो ग्रेविटी होती है, इसकी वैल्यू 6.67 into 10⁻⁻11 होती है। चलो वैल्यू तो तुमने सही बताई, लेकिन इसका नाम सही नहीं बता सके। बैठो, हाँ भाई तुम बताओ। कैसे? यूनिवर्सल कैपिटल G क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्स, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। बैठो, कैपिटल G क्या है यहाँ पे? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इस यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स होती है और इसकी वैल्यू होती है 6.67 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻11। यूनिट इसका कैसे बना सकते हो बता देता हूं। देखो यहाँ पे G है, r स्क्वायर को इधर ले जाओगे, फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन, r का मीटर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर हो गया। यहाँ पे क्या लिख दिया? न्यूटन मीटर स्क्वायर। m1 m2 अपॉन में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? पर केजी दो बार बोल सकते हो, बोलने का सही तरीका यही है, वैसे बोलते हैं पर केजी स्क्वायर। अभी तुम्हें कहीं पे लिखा हो, ऐसे मान लो लिखा हो कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऐसे लिखा होता है कहीं? होता नहीं? हम क्या पढ़ते हैं? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऐसा पढ़ते हैं। लेकिन सच्चाई ये मीटर पर सेकंड दो बार पढ़ना चाहिए, जो साइंटिफिक तरीका है इसको पढ़ने का। लेकिन पढ़ते हैं नॉर्मली, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। इसका यूज इस तरीके से। जी की वैल्यू कितनी होगी तुम्हारी? ये तुम्हारा फार्मूला हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स का। दो सेलेसियल बॉडीज, दो प्लैनेट, दो स्टार या एक स्टार प्लैनेट, या फिर दो छोटे छोटे, यानी छोटे मिनिमम साइज से लेकर के मैक्सिमम साइज तक के बॉडीज यहाँ पर काम करती हैं, इनके बीच में जो ग्रेविटेशनल
फोर्स होता है, इस फॉर्मूले के माध्यम से इसको निकाल सकते हैं। अब इसी के माध्यम से हम अर्थ के लिए कुछ निकालेंगे, अभी उसके बारे में चर्चा करेंगे। इसको मिटा दो अभी, हाँ नोट करोगे? वैसे मैं पढ़ा चुका हूँ, इसको रिवीजन ही करवा रहा हूँ, हाँ यस सर। तो मिटा देता हूँ। हाँ तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है? इसका इंपॉर्टेंस क्या है? कोई बता सकता है इसका इंपॉर्टेंस क्या है? कैप्टन जी का इंपॉर्टेंस क्या है? हाँ बिल्कुल बताओ, कैप्टन जी का इंपॉर्टेंस क्या है? सर ये नहीं होगा तो फिर हम सर किसी भी ग्रेविटेशन फोर्स के सर नो उसकी वो नहीं कर पाएंगे, नॉलेज नहीं कर पाएंगे सर बोलो। सर अगर ये नहीं होगा तो सर हम लोग सर अगर ग्रेविटेशन फोर्स नहीं होगा तो सर कोई भी चीज अर्थ पे रहने पाएगी सर, उड़ा करेंगे और सर अपने आप मतलब उल्टी सीधी हो जाएंगे सर, सर उलट पुलट हो जाएगा। बहुत बढ़िया, चलो दो तीन चीजें हम देखेंगे, ठीक है? एक तो हम देखेंगे, पहला पॉइंट हम इसके बारे में देखेंगे स्पेस में कौन चीजें बैलेंस है कि नहीं। दूसरा चीज है अर्थ पे, तीसरा एटमॉस्फेयर, और भी ढेर सारी ऐसी चीजों के बारे में बात करेंगे, ठीक है? थोड़ी थोड़ी बातें करेंगे। इंपॉर्टेंस क्या होगा स्पेस में, इंपॉर्टेंस क्या है? ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, ये पूरे सोलर सिस्टम को एक दूसरे से बांध के रखता है। यानी अगर ये ना हो तो सब तितर बितर हो जाएगा, सोलर सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करेगा। पहली बात तो ये, जितने भी प्लैनेट और स्टार हैं एक दूसरे से ग्रेविटेशनल फोर्स के माध्यम से बंधे हुए हैं और सबका पोजीशन फिक्स है और सब जिस पथ पे जो मूव कर रहा है उसी पथ पे वो मूव करता है। अभी कोई सपोज करो अर्थ ही अपने पथ से हट जाए, दूसरे के पथ पे पहुंच जाए, तो दूसरे पथ पे जो प्लैनेट या जो सेलेस्टियल बॉडीज मूव कर रहा होगा उसे टक्कर होगी, डिस्टर्बेंस पैदा होगा। जैसे अर्थ मूव करेगा यहाँ से, इसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है जिससे काम कर रहा है दूसरे प्लैनेट के माध्यम से, तो दूसरे प्लैनेट इसके ऊपर जो डिपेंड है उनका भी ग्रेविटेशनल फोर्स स्टेबल नहीं रह जाएगा, रह जाएगा नहीं रह जाएगा। इस तरीके से पूरा सोलर सिस्टम अस्त व्यस्त हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। अर्थ अगर ग्रेविटेशनल फोर्स ना हो तो अर्थ पर रहने वाले जितनी भी चीजें हैं क्या अर्थ पर रह सकेंगी? हम ही तो ही मान लो ह्यूमन बींग्स के अर्थ पर या जानवर एनिमल जितने रह सकते हैं, नहीं रह सकते, क्योंकि हम अपनी ताकत नहीं लगा पाएंगे। दूसरी चीज, धरती पे हम अपना पाँव नहीं जमा सकते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स अगर कम हो जाए, खत्म हो जाए, तो सबसे बड़ी बात है कि हम अपनी ताकत नहीं लगा सकते, यानी अपने उंगलियों को नहीं मोड़ सकते। तुम जिस कंडीशन में खड़े रहोगे उसी कंडीशन में खड़े रह जाओगे, अगर ऐसे खड़े हो तो ऐसे खड़े रह जाओगे, कुछ नहीं होगा। तो ये ढेर सारी चीजें। तीसरा, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स ना हो तो एटमॉस्फेयर खत्म हो जाता, क्योंकि जो एयर है, जो गैसेज है एटमॉस्फेयर में ना, वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से धरती की तरफ खींचती है और खींचने की वजह से एक एटमॉस्फेयर का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? तो ये तीन चार चीजें हैं, इसका इंपॉर्टेंस है ग्रेविटेशनल फोर्स का। तो ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत जरूरी है लाइफ के लिए, सोलर सिस्टम के लिए, या फिर गैलेक्सी जो है इसके लिए, सब चीजों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ गए भाई? और कोई क्वेश्चन इसमें करना है तुम लोगों को? क्या कोई क्वेश्चन करना है? सर विंडेंट वेव भी तो होता है। हाँ? ग्रेविटी विंडेंट वेव, हाँ जैसे वो भी होता है। क्या बोला तुम? सर वो जो विंड होती है और जो वेव होते हैं वो भी। हाँ हाँ, इसी की वजह से होता है। इन्होंने पूछा है कि जो समुद्र में जो वेव चलती है, लहरें, वो भी इनकी वजह से होती है। एक होता है जो टाइड आता है समुद्र में, नाम सुना होगा तुमने। हाँ,
टाइड भी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होता है, लेकिन जो टाइड होता है उसमें दो तरह के ग्रेविटेशनल फोर्स काम करते हैं, एक मून का ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है और एक सन का काम करता है, दोनों काम करता है टाइड आने की वजह है। तो ढेर सारी घटनाएं नेचर में है, तुम गिनती करोगे ढेर सारी घटनाएं होंगी, मुख्य मुख्य हमने मेन बातें बता दी, ढेर सारी घटनाएं हैं और तुम्हें गिनती करना चाहिए, तुम्हें खुद बैठ करके सोचना चाहिए कि ऐसी कौन कौन सी घटना इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है। बताओ और कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड? बोलो आगे बढ़े। देखो अगला है केपलर्स लॉ। वैसे तुम्हारे सिलेबस में बहुत थोड़ा सा दिया होगा, जितना दिया मैं उतना ही पढ़ाऊंगा, वैसे लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा केवल इसके बारे में दिया है, तुम लोग उतना ही समझो कि देखो अपने सिलेबस से एक्स्ट्रा समझोगे तो दिक्कत तुम लोगों को भी होगी, मैं थोड़ा समझ लो कि इसके बारे में जब कहोगे तुम लोग तो एक्सप्लेन पूरा कर दूंगा, वैसे जितना है उतना पढ़ा देता हूँ पहले, ठीक है। तो केपलर्स ने लॉ दिया, किसके लिए दिया लॉ, किसके लिए दिया कोई बताएगा? सन से रिलेटेड है, सन से रिलेटेड है, यानी जितने भी प्लैनेट हैं वो सन के चारों तरफ मूव करते हैं Yes, sir. तो केपलर्स ने लॉ दिया तो पहला यही बताया कि जितने भी चीजें हैं सन के चारों तरफ मूव करती हैं वो एलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करती है। किसमें? एलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करती है, पहला पॉइंट उसका यही था। तो एलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करती है, उसका हिसाब किताब कैसे बनेगा उसका डायग्राम बना देता हूं मैं थोड़ा सा, ऐसे करके। अब यहाँ पे किसी एक फोकस में तुम कोई प्लैनेट मान लो, कोई प्लैनेट अपना अर्थ ही मान लो, और यहाँ पे आसपास कहीं सन होगा, ठीक है। इस तरीके से कोई भी प्लैनेट सन के चारों तरफ एक एलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करता है। एस से सन मान लो और पी से प्लैनेट, एस से सन और पी से, इनके बीच का डिस्टेंस भी कुछ ना कुछ होगा। तो अब इससे रिलेटेड दो तीन चीजें तुम्हें समझ में आ जाएंगी अभी। तो ये तुम्हारा डायग्राम होगा, सन होगा, प्लैनेट चारों तरफ इसको मूव कर रहा है। तो दूसरा पॉइंट, अगर हम लाइन को ज्वाइन कर दें एस और पी को, तो सन सिर्फ इक्वल एरिया इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, एक जो सन है ना वो सिर्फ करता है इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यानी इक्वल टाइम में इक्वल एरिया स्वीप करता है। जैसे अगर ये प्लैनेट यहां से चलकर यहां पहुंच जाए तो इसका जो एरिया कवर करेगा यहाँ पे, ये दोनों मिल करके ये इतना एरिया जितना कवर हो रहा है इतना कह रहा उतने ही टाइम में इधर भी उतना ही एरिया कवर करेगा, यानी एरिया ये वाला एरिया इसके इक्वल होगा। बात समझ रहे हो तुम? अगर यहाँ पे एरिया ए है, यहाँ भी एरिया, अगर यहाँ से यहाँ तक चलने का टाइम टी लग रहा है तो यहाँ भी टी लगेगा। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? तीसरा पॉइंट क्या कहता है? स्क्वायर ऑफ द ऑर्बिटल पीरियड कैपिटल टी ऑफ अ प्लैनेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस आर ऑफ दैट प्लैनेट फ्रॉम द अर्थ। कह रहा है इनको कट करने में जो टाइम पीरियड है टोटल कैपिटल टी, क्या है? कैपिटल टी। इनके बीच का जो डिस्टेंस है, जैसे इनके बीच का डिस्टेंस मान लो क्या है? आर है। क्या मान लिया? तो इसका मीन निकालते हैं पहले। क्या निकालते हैं? मीन। तो तुम जानते हो मीन में क्या होता है? एवरेज निकालना। एवरेज या मीन दोनों बात एक ही है। तो एवरेज में क्या करते हैं? मान लो 4-5 वैल्यूज है, 5 वैल्यूज तुम्हारे पास है, सबको जोड़ करके 5 से डिवाइड कर देते हैं, एवरेज निकल जाता है। निकल जाता है। एक कहानी में पढ़ रहा था, बायोग्राफी पढ़ रहा था मैं, किसी साइंटिस्ट या मैथमेटिशियन की बायोग्राफी पढ़ रहा था, उसमें एक कहानी लिखी थी, तुम लोग हंसोगे तो समझो। वो बायोग्राफी में था, बायोग्राफी नहीं थी, कोई स्टोरी बता रहा था। बायोग्राफी में स्टोरी कोई बता रहा था, मतलब उसकी अपनी बायोग्राफी नहीं थी। तो उसमें क्या था? उसने बताया कि एक साइंटिस्ट जिसने एवरेज की खोज की, मतलब मीन की खोज जिसने की, उसके बारे में था। ऐसी मजाक में था, मुझे नहीं लगता वो रियल था, लेकिन तुम लोग सुन लो क्या था। 1-2 मिनट लगे उसे। जिसने एवरेज की खोज की वो बड़ा खुश हुआ, और जिस दिन एवरेज की खोज की, मीन की खोज जिस दिन की,
जैसे ही की वो इतना खुशी हो गया कि कपड़े उपड़े उतार के एकदम न्यूड घर के बाहर आ गया और डांस करने लगा। तो उसकी पत्नी भी है दौड़ के आई, भाई तुम्हें क्या हो गया, पागल हो गए हो क्या? अरे उन्होंने क्या करे, हमने कमाल कर दी, एवरेज की खोज कर दी, मीन की खोज कर दी। अब इस खुशी में हम लोग कहीं घूमने चलते हैं। तो भाई जब एवरेज मीन की खोज करी उन्होंने मैथमेटिशियन ने, तो उस खुशी के चक्कर में घूमने चले गए। एक जगह पहुंचे, घूमने के लिए फॉरेस्ट की तरफ गए थे, बड़ा सा फॉरेस्ट था, वहां पे ढेर सारी पक्षियां तमाम चीजें थी, ठीक है। तो इनको दूरी, गाड़ी ने दूरी छोड़ दिया और वहां से ये लोग पैदल निकल गए। अब पैदल चलते चलते उनको एक नाला दिखाई पड़ा। खास बात यह है कि उस मैथमेटिशियन के ढेर सारे बच्चे थे, कम से कम 7-8 बच्चे रहे होंगे। कितने थे? 7-8 बच्चे रहे होंगे। तो छोटे बड़े एकदम लाइन से लगे थे सब। उसमें जो सबसे छोटा था वो 2.5 साल का था और जो सबसे बड़ा था उसमें 15 साल का। बात समझ रहे हो? इस तरीके से 6-7 बच्चे उनके थे। अब जब चलने लगे तो देखा नाले की जो गहराई थी वो करीब 3 फीट थी, यानी 3 फीट पानी चल रहा था, ठीक है। अब वो जल्दी जल्दी में एक लकड़ी उठाया और रेत पे कुछ लिखने लगे, ठीक है। रेत पे कुछ लिखने लगे, लिख करके आए और उनका अब अपनी पत्नी से बोला कि कोई बात नहीं है, तुम आगे हो जाओ, मैं पीछे हो जाता हूं, सारे बच्चे पास करेंगे। जो सबसे छोटा बच्चा था, जो वो 3 फीट से कम था, लेकिन उन्होंने पता नहीं क्या वहां पे किया रेत पे, कि उनके समझ में आया कि सारे बच्चे पास हो जाएंगे। उसकी पत्नी फिर उसका बेटा बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, इस तरीके से करते करते लास्ट में सबसे छोटा। तो लास्ट के 2 बेटे उनके बह गए पानी में, क्योंकि वो पानी की बहाव से छोटे थे। अब उनकी समझ में नहीं आ रहा उनका ये फार्मूला फेल कैसे हो गया, नहीं समझ में आया। तो उन्होंने किया क्या था, लकड़ी उठाई थी, रेत को एवरेज निकालने लगे, बड़े बेटे की लंबाई इतना है। उन्होंने क्या निकाला, बड़े बेटे की लंबाई 4.5 फीट है, या 4 फीट मान लो, या 5 फीट मान लो, ठीक है। उससे छोटे की 4 फीट है, उससे छोटे की भी 4 है, एक की 3.5 है, फिर दूसरे की 3.5 है। इस तरीके से करते करते एक की 2.5 है और उसकी 2 फीट है, ठीक है। ऐसे करके कितने हो गए, 6 हो गए ना। हाँ, या दोनों की 2 फीट है, ऐसे मान लिया, ठीक है। तो उन्होंने जोड़ हिसाब किताब लगाया, 4 4 8 5 13 और 13 7 20 और 4 24 ऐसे करके लगाया, ठीक है। अब यहाँ पर मतलब ऐसे करके उन्होंने हिसाब किताब लगाया। यहाँ पे तो करोगे तो कुछ ज्यादा बैठ सकता है, वो भी हो सकता है। तो हिसाब किताब लगाया, उन्होंने देखा कि एवरेज जो आ रहा है ना वो 3.2 फीट आ रहा है, ऐसे करके, और पानी का बहाव कितना है, 3 फीट या उससे कम है। तो उनका सारे बच्चे पास हो जाएंगे। अब वो जब 2 बच्चे उनके बह गए, बेचारे सोचने लगे कि अब क्या करें, कि हमारा फार्मूला कैसे फेल हो गया। तो ऐसे ऐसे बेवकूफ पड़े दुनिया में, तो इस बात को तुम्हें ध्यान देना है। तो तुम्हें क्या करना है, डिस्टेंस का एवरेज निकालना है, मीन निकालना है, ठीक है। जब मीन निकालोगे तो जो मीन डिस्टेंस आएगा, क्या आएगा, मीन डिस्टेंस दोनों के बीच का, उसको हमने आर मान लिया, इसको कैपिटल आर मान लिया। क्या मान लिया, कैपिटल आर। तो उन्होंने कहा कि जो टाइम पीरियड है, टोटल टाइम पीरियड जो लगता है इसको मूव करने में, उसका स्क्वायर इनके सन के और प्लैनेट के बीच के डिस्टेंस के क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बीच के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इतना समझ गए। यस। उसका क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट मान लो, कोई कांस्टेंट इनटू आर क्यूब। तो ये बात यहाँ पे इन्होंने केपलर ने कही। 2-3 बातें हो गई, ठीक है। कांस्टेंट है इसमें कैपिटल जी मान है, कांस्टेंट कैपिटल जी मान नहीं, कैपिटल जी नहीं मान सकते। इसके कांस्टेंट का निर्धारण बताएंगे तुम्हें, तुम्हारे सिलेबस में अभी फिलहाल इसके कांस्टेंट का निर्धारण नहीं, इतना ही। अब यहाँ पे दोनों रूल में हम कंपेयर करेंगे। एक किसका, केपलर का लॉ, किसका था, केपलर। और न्यूटन का लॉ क्या था, कि दोनों के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है उसका फोर्स। ये न्यूटन का लॉ। फिर इन दोनों को गाइड करके हम अगला लेक्चर लेंगे हमारा, तो तुम्हें पूरा डिटेल में हम समझाएंगे इसमें क्या है, ठीक है। मिटा दो सर, ऐसा कहा जाता है सर केपलर की लॉ की मदद से ही सर उन्होंने वो न्यूटन ने
निकाला था ना। हाँ ऐसा है कि केपलर लॉ है ना, एक प्लैनेट और सन या जो सेलेस्टियल बॉडी है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। Yes, sir. इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है, वो सारी चीजें मैं तुम्हें बताऊंगा कि क्या क्या सीखने को मिला है, क्योंकि अभी तुम लोग बहुत छोटे हो, उतने बड़े हो नहीं तुम्हें पूरा लेक्चर दिया जाए, समझ रहे हो बात को? नेक्स्ट अगला ग्रेविटी। तो ग्रेविटी वैसे नॉर्मली कॉमन यूज शब्द ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए होता है। ग्रेविटी शब्द जो लगता है ना, एक शब्द क्या होता है ग्रेविटी, इसकी ग्रेविटी कितनी है, तो ग्रेविटी शब्द जो है ना ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए लगता है, किसके, अर्थ के। अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए हम एक छोटा शब्द इस्तेमाल करते हैं, बोलते हैं ग्रेविटी। आप समझ गए, बस ये होता है। फ्री फॉल क्या होता है इसके बारे में चर्चा करेंगे, फिलहाल वैल्यू ऑफ जी के बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है। ज्यादा हो गया, चलो एक टॉपिक और लेते हैं फिर खत्म करते हैं। स्मॉल जी की वैल्यू कैसे निकालते हैं उसको कल बताएंगे। अगला मास और वेट में अंतर समझ लो तो स्मॉल जी अपने आप समझ में आता है, मास एंड वेट, ठीक है। स्मॉल जी अपने आप समझ में आ जाएगा तुम्हारे, तो मास और वेट समझ लो। उसका रीजन क्या है, एफ इक्वल टू क्या होता है, एमसी होता नहीं होता, और एफ इक्वल टू क्या होता है, M1 M2 अपान R²। अगर एक अर्थ हो, अर्थ का मास हो और एक किसी बॉडी का हो, इसका m है स्मॉल, ठीक है, तो क्या फार्मूला बन जाएगा, कैपिटल M इंटू स्मॉल m अपान R²। ReAB, ये तो होता है, यही तो होता है भाई। F इक्वल टू mg किसके लिए लगा है, कुछ छोटे से बॉडी के लिए लगा है जो धरती पे गिर रहा है, स्मॉल m उसका मास है। अगर दोनों के बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स में फाइंड करना, न्यूटन का लॉ लगाना पड़ेगा, यूनिवर्सल लॉ। तो अगर इसके ऊपर हम लगाते हैं, एक तो धरती का मास हो गया कैपिटल M e और बॉडी का मास हो गया स्मॉल, दोनों के बीच का डिस्टेंस रेडियस के बराबर होगा। अरे एक बात बताओ, ये धरती है, ठीक है, धरती का रेडियस क्या होगा, r यही तो होगा। अब कोई बॉडी जब तुम छोड़ोगे, मान लो तुम 100 फीट ऊपर से छोड़ रहे हो, कितने, वो 100 फीट धरती के रेडियस के मुकाबले कितना छोटा है, बहुत छोटा है, कुछ भी नहीं। अभी धरती का रेडियस कितना होता है, 6.4 into 10 की पावर 6, 6.4 इंटू 10 की पावर 6, 10 की पावर 6 मीटर होता है, यही तो होता है। तो इसलिए इसके डिस्टेंस को r ही मान लिया गया है। अब जरा सोचो, F इक्वल टू mg अगर यहां पर रख दें हम, F इक्वल टू mg तो क्या हो जाएगा, mg इक्वल टू me स्मॉल m अपान I², ये हो जाएगा m से m, तो g इक्वल टू क्या हो जाएगा, me अपान R²। अब यहाँ पे कैपिटल जी नहीं लगाया, अभी कैपिटल जी लगा दो, तुम्हें समझाने के लिए लिख रहा था मैं, ठीक है, कैपिटल जी हो गया। अब तुम जी की वैल्यू निकाल सकते हो, कैपिटल जी की वैल्यू 6.67 into 10 की पावर माइनस me मास कितना होता है आपका, 6 into 10 की पावर 24, 6 into 10 की पावर 24 kg अपन r² मतलब 6.4 into 10 की पावर 6 मीटर का होल स्क्वायर, ठीक है। जब सब कुछ काटोगे तुम ना इसमें से कितना आ जाएगा, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कितना आता है। ये जी की वैल्यू निकालने का तरीका है, बात समझ गए। अब हम मास और वेट में डिफरेंस समझ लेते हैं। मास क्या था, वेट। तो मास क्या होता है, नॉर्मली जितने भी मैटर दिखाई देते हैं जो कुछ उसमें समाहित होता है ना, वो सब मास होता है। क्या होता है, अब जैसे पेन है, ठीक है, पेन के अंदर जितनी भी चीजें तुम्हें दिखाई दे, जितनी भी चीजें हैं इसके अंदर इंक्लूड है ना, वो सब मास है। क्या है, मास है। और वेट क्या होता है, कोई भी चीज है उसको, जैसे मान लो अर्थ पे तुम खड़े हो, ठीक है, तो अर्थ तुम्हें अपनी तरफ जितने फोर्स से खींचती है वही फोर्स तुम्हारा वेट होता है। क्या होता है, इसका रीजन तुम समझ, अगर सेकंड समझना चाहते हो
धरती में मानो तुम्हारा वजन 50 किलोग्राम है, कितना? 50 मून पे जाओगे तुम्हारा वजन 8 किलोग्राम हो जाएगा लगभग। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो वेट है वो किस पे डिपेंड करता है? ग्रेविटेशनल फोर्स पर डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? ये बात समझ में आ रही है? Yes, sir. फोर्स किस पे डिपेंड करता है? ग्रेविटेशनल फोर्स, सॉरी, वेट किस पे डिपेंड करता है? ग्रेविटेशनल फोर्स पे डिपेंड करता है। तो ये दोनों में अंतर तुम समझ गए होगे कि मास क्या होता है? जो मैटर इंक्लूड होता है किसी चीज के, तो जो मैटर मौजूद होता है उसी मैटर को हम क्या कहते हैं? मास। ठीक है। और वेट क्या होता है? जितने फोर्स से कोई प्लैनेट किसी वस्तु को अपनी तरफ खींचता है उस वस्तु में उतना ही ज्यादा वेट आ जाता है। अभी धरती का ग्रेविटेशनल फोर्स 0 हो जाए, कितना होता है? 0। धरती का ग्रेविटेशनल फोर्स मान लो 0 न्यूटन है, तुम्हारा जो वेट है ना तुरंत 0 हो जाएगा। तुम्हें देखा कि हनुमान जी एक पहाड़ उठा के ले जाते थे, तो साइंस हो सकता है यही वाला उसमें हो कि जैसे पहाड़ को उंगली लगा देते उसका ग्रेविटेशनल फोर्स 0 हो जाता था, उड़ जाता था, तो आराम से उस पहाड़ को उठा लिया। ऐसा भी तो हो सकता है, पॉसिबल है कि नहीं? अगर सोचो तो होने में कुछ भी हो सकता है। देखो उसमें हो सकता है कोई और टेक्नोलॉजी लगी हो ना। तो फिलहाल ये चीजें हैं। तो मास और वेट को डिफरेंस समझिए। हाँ, दूसरी चीज ये है कि वेट तो 0 हो जाता है लेकिन मास कभी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि जो तुम्हारे अंदर मैटर है वो खत्म तो होगा नहीं। अरे तुम अर्थ पे रहो, धरती पे रहो, चाहे चंद्रमा पे रहो, चाहे किसी दूसरे प्लैनेट पे चले जाओ, सूरज पे मत जाओ, खत्म हो जाओगे ना। चाहे दूसरे प्लैनेट पे चले जाओ तो उसका मास हमेशा उतना ही रहेगा जितना रहता है। फिलहाल अभी तक साइंस में यही बताया गया है कि मास कभी बदलता नहीं है। लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ, सारा कुछ पढ़ने के बाद मुझे जो लगता है, पर्सनल चीज बता रहा हूँ, कि मास में भी बदलाव हो सकता है। मुझे जो लगता है सारी चीजें पढ़ने के बाद, उसका रीजन बताता हूँ। अगर कोई भी वस्तु लाइट की रफ्तार से चलना शुरू करती है, किसकी रफ्तार से? तो उसका मास खत्म हो जाएगा, वो वेव में कन्वर्ट हो जाएगा, तरंगों में, तो मास खत्म हो गया ना। जैसे ब्लैक होल के नजदीक। लेकिन अगर कोई चीज कहीं जाके रहती है ना, वहां पे जैसे कोई किसी चीज को हमने ट्रांसफर कर दिया, मतलब धरती से चलना तो ट्रांसफर कर दिया, तो नॉर्मली जो देखने में अभी तक आया वो क्या है? मास में कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन हो भी सकता है, क्योंकि अभी तक हो सकता है हमारा साइंस इतना एडवांस ना हो। मुझे तो ये लगता है कि होने के चांसेस पूरे हैं। ठीक है, तो इतनी चीजें थी, बाकी लेक्चर कर लेते हैं जो बच्चा होगा। ठीक है, चलें? ठीक।